नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्लासिकल मूवी मदर इंडिया में एक सॉन्ग था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इसको उलट दीजिए, जो शीश महल के सुख भरे दिन थे, ये जो 18-19 दिन 10 मई की शाम को तिहाड़ से आए थे अरविंद केजरीवाल, और बस एक दिन बीच में है, यानी कल का 1 जून का 2 जून को उन्हें तिहाड़ में वापस सरेंडर करना है। और सरेंडर करने से पहले राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया है। वही जो इनका एक तौर तरीका होता है, राष्ट्रीय ध्वज इधर उधर लगाओ, पीछे डॉक्टर अंबेडकर का और सरदार भगत सिंह का फोटो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर मीडिया को एक वीडियो जारी करते हैं, और उस वीडियो में वही सारे तौर तरीके, वही सारे अस्त्र शस्त्र, वही भावनात्मक मुद्दा, दिल्ली के लोगों के लिए मैं आपका बेटा हूँ, मैं भले ही जेल में रहूँ, पर मुझे आपकी चिंता रहती है, और मैं चाहे बाहर रहूँ, चाहे अंदर रहूँ, आपकी सुख सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूँगा। तमाम तरह की बातें। और एक सहानुभूति का जो है कार्ड खेलने की कोशिश। मेरे माता-पिता बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप लोग उनका ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है। इसके अलावा भी तमाम जो भी वो कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से जो कैश करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार का, शराब घोटाले का, उसको नेपथ्य में धकेलने के लिए, पता नहीं मुझे कब तक ये अंदर जेल में रखेंगे, कितने लंबे समय तक मुझे अंदर रहना पड़ेगा, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए एक वीडियो जारी किया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो झटका लगा ही है। पहले सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्री ने ही, पहले तो जो 2 सदस्यीय पीठ थी, उसने इनकी 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया, और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुने, वही फैसला करें, हम नहीं करेंगे। इसके बाद जो रजिस्ट्री होती है, जो सीजीआई के पास भेजती है किसी याचिका को, उस रजिस्ट्री ने ही सुनने से इनकार कर दिया, उसको वहीं खारिज कर दिया। यानी सीजीआई तक इनकी याचिका पहुंची ही नहीं, और इनको सलाह दी गई कि चूंकि आपको 21 दिन की अंतरिम जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने ये कहा था कि आप अपनी नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं, तो आप वहां जाइए जमानत के लिए। तो इन्होंने 2 याचिकाएं दाखिल की थी, एक अंतरिम जमानत के लिए और एक परमानेंट जमानत के लिए। तो परमानेंट जमानत के लिए तो कोर्ट ने कह दिया कि हम 7 जून को इस पर सुनवाई करेंगे। अंतरिम जमानत पर हम 1 जून को बता देंगे क्या करना है। तो वो कल राउज एवेन्यू कोर्ट इनको बताएगी कि इनको 7 दिन बाहर रहना है या तुरंत जो है सरेंडर करना है, यानी 2 जून को ही सरेंडर करना है। पर अरविंद केजरीवाल की जैसी नेचर है कि हर मौके का फायदा उठाओ। तो 7 दिन की अंतरिम जमानत की राहत मिल गई तो रहेंगे, और नहीं तो वीडियो तो जारी कर ही दिया है। वो तमाम जो भी छौंक लगाने होते हैं, भावनात्मक रूप से चीज़ों को रखना होता है, वो सब उन्होंने कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो 2 जून को सरेंडर करेंगे, अगर इनको राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। पर इनका जो पीए है, विभव कुमार, जिस पर ये आरोप है कि उसने मुख्यमंत्री आवास में ही, उनके ड्राइंग रूम में ही इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी 13 मई को।
और मेडिकल रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई, भले ही वो 3 या 4 दिन बाद मेडिकल जाँच-पड़ताल हुई, उसमें 4 जगहों पर उनको चोट के निशान पाए गए हैं, तो पुष्टि हो गई कि मारपीट की थी। ये डे 1 से कह रहे थे कि मारपीट नहीं हुई है, ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बाद में पता चला था कि सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और जिस मोबाइल फ़ोन में कुछ विज़ुअल्स थे, उसको मुंबई जाकर के इन्होंने फ़ॉर्मेट करवा दिया था और उसका जितनी भी उसकी सामग्री थी, वो किसी जानकार के लैपटॉप में इन्होंने डाउनलोड करवा ली थी। वो भी इनको लेकर के मुंबई गई थी दिल्ली पुलिस, जो एसआईटी गठित की गई है और बताते हैं कि उसमें से काफ़ी यूज़फुल सामग्री बरामद भी की गई है। तो कोर्ट में इन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उसे अवैध बताया था और केवल अवैध नहीं बताया था, दिल्ली पुलिस पर जुर्माना ठोकने की मांग कर डाली थी कि दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से मुझे गिरफ्तार किया है और मुझे तो मुआवजा दिलाया जाए। ये अरविंद केजरीवाल के पीए ने याचिका दाखिल की थी, तो वो याचिका भी खारिज हुई। माफी चाहे, वो याचिका तो एक तरफ रखी गई और इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेजने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल तो एक दिन दो दिन बाद जाएंगे तिहाड़, इनको आज ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कि जाइए। 3-4 दिन की वैसे पुलिस कस्टडी में बीच में रहे हैं और बीच में भी 3-4 दिन जेल में रह करके आए हैं। तो मुसीबतों का पहाड़ जो है वो अब टूटा है। अब जाकर के अरविंद केजरीवाल की समझ में ये बातें आएँगी कि आप चाहे कितनी भी हवाइयाँ बातें कर लीजिए, जो मूल मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कितनी भी बयानबाज़ी कर लीजिए, करवा लीजिए, अपने प्रवक्ताओं के ज़रिए भी, अपने मंत्रियों के ज़रिए भी, अपनी पत्नी के ज़रिए भी और जो इनका पूरा इकोसिस्टम है, जिस मीडिया को इन्होंने मैनेज किया हुआ है, उसके ज़रिए भी आप आबो-हवा बना लीजिए कि इनके बयानों को इतना हाइलाइट करो मीडिया में कि जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार का, शराब घोटाले का, उस पर पर्दा पड़ जाए और लोग ये भूल जाएँ कि इनकी गिरफ्तारी किस बात को लेकर के हुई है। इन्होंने प्रचार क्या किया इन 17-18 दिनों में जब से ये बाहर हैं कि जी मोदी जी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर रहूं, क्योंकि मैं बाहर रहता और देश भर में घूमता तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट जाती। मतलब अपने अपनी पीठ कोई किस तरीके से थपथपाता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो कहावत है वो कैसे चरितार्थ करता है और अपने बारे में गलतफहमी का प्रचार प्रसार किस तरीके से करता है, इसका एक उत्कृष्ट या निकृष्टतम कह लीजिए अरविंद केजरीवाल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सब जानते हैं, हम आप हमारी सबकी आँखों के सामने है कि 2014 में कौन से तीर मार लिए थे इन्होंने। 434 सीटों पर चुनाव लड़े थे ये लोकसभा का। 417-18 की जमानतें जब्त हो गई थी। 2019 में तो खैर इन्होंने बहुत ही कम कैंडिडेट उतारे और केवल 1 सीट आई थी 2019 में। 2014 में तो चलो फिर भी 4 सीटें पंजाब से आ गई थी। लेकिन 2019 में 1 सीट आई और इस बार भी आप देखिएगा, पंजाब में भले ही भगवंत मान की इनकी सरकार है और ये दावे कर रहे हों कि हम तो 13 की 13 सीटें जीतेंगे और पंजाब की जनता हमारी झोली में डालेगी। दिल्ली में भी ये 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट ये लड़ रहे हैं, बाकी की 9 कांग्रेस लड़ रही है। इसी तरह गुजरात की 2 सीटों पर ये लड़ रहे हैं, भावनगर और भरूच में। बाकी जो 24 सीटें हैं उन पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पर
जो नतीजे आएँगे वो बताएँगे कि एक्चुअल में ये जो दावे करते हैं, पब्लिक उसका समर्थन नहीं करती है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे कुछ ही महीने पहले, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे। सबकी ज़मानतें ज़ब्त और इनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को नोटा से भी 50% कम वोट मिले थे। इसलिए हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ये डेस्परेट हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये जो शराब घोटाला है, किसी तरीके से इसको नेपथ्य में डाला जाए, इसको छिपाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर, एजेंसियों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए कि सब राजनीतिक कारणों से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। हम तो कट्टर ईमानदार आदमी हैं। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना और मीडिया के द्वारा भी उसको बिना प्रति प्रश्न पूछे इनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर वीडियो जारी करते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है, एक जगह बैठ करके एक वीडियो बनाया और उसके बाद मीडिया को जारी कर दिया और मीडिया भी प्रसाद समझ करके उसको एज इट इज ग्रहण करती है और प्रसारित करती है। और सोशल मीडिया पर भी इनके आईटी सेल के लोग भी, इनके जो सोशल मीडिया मंच हैं उन पर भी उन चीज़ों को वायरल कराया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। एडवर्टाइज़मेंट के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट ये यहाँ भी रखते रहे हैं, दिल्ली में भी और पंजाब में भी रखते रहे हैं। अखबारों को भी, यूट्यूब को भी, फेसबुक को भी, इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम का सो कॉल्ड मीडिया है उसको भी भर-भर करके विज्ञापन देते हैं ताकि उनके मुँह बंद रखे जा सकें। और अब चूँकि जाने की घड़ी आ गई है और इनको पता है कि ये मामला इतना गंभीर है, इतना संगीन है, जिसमें इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिल ही नहीं रही है। लगातार नीचे से लेकर के ऊपर की सर्वोच्च अदालत तक वो जा चुके हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। के कविता, जो साउथ ग्रुप से जुड़ी रही हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। इसी तरीके से इनको भी अंतरिम ज़मानत कैसे मिल गई, इसको लेकर के बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पीएमएलए एक्ट में अंदर भेजा गया हो, उसको अंतरिम ज़मानत दे दी गई और वो भी चुनाव प्रचार करने के लिए, अपने कैंडिडेट का चुनाव प्रचार करने के लिए। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख पर जो है इससे बट्टा लगा है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट बहुत फूँक-फूँक करके फैसले ले रही है। जो समर वेकेशन में सुनवाई करने वाली बेंच है, उसने तो सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुने और रजिस्ट्री में वो चीज़ें वहीं रिजेक्ट हो गई, वहीं खारिज हो गई, नहीं सुनना भई। क्योंकि और 7 दिन की अंतरिम राहत अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको मिल जाती तब पक्का बहुत बड़े-बड़े सवाल खड़े होते और सवाल इसलिए भी खड़े होते क्योंकि आप कह रहे हैं कि साहब मेरा न्यायिक हिरासत में जेल में 7 किलो वज़न घट गया। मेरा कीटोन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, जिसका किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मुझे कैंसर हो सकता है और जाँच कराना ज़रूरी है। हमने मैक्स के एक चिकित्सक से जो है अ, शुरुआती राय ली है, उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये जो है कहा है कि ये सारे टेस्ट आप करवाइए। अब एक तो मैक्स जो है वो प्राइवेट अस्पताल है। आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? आप एम्स में क्यों नहीं गए? और एम्स का तो एक बोर्ड भी गठित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था कि भई इनकी सेहत पर जो है आप निगरानी रखें। तो उस मेडिकल बोर्ड ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनकी सेहत कोई बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली जो है उसमें कोई किसी तरह का थ्रेट है या कोई बात है। यही कह रहे हैं कि जी मेरा एकदम वज़न कम हो गया, कीटोन इतना बढ़ गया और मुझे तो किडनी पे भी असर हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, भई आप 10 मई की शाम को आ गए थे बाहर
और ठीक है, आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बीच आप जाते अस्पतालों में और वहाँ जाकर के अपने टेस्ट करवा लेते जितने आपको टेस्ट करने थे। लेकिन क्यों नहीं कराए? और ये 6-7 दिन क्यों बढ़वाना चाहते थे? यानी 2 जून से लेकर के 9 जून तक क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि एक तो इनको सबको गलतफ़हमी है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और हम लोग केंद्र की सत्ता में आ रहे हैं। तो एक तो जो गठित होने वाली सरकार इनके ख़यालों में, उसमें भूमिका निभाना कि साहब हमारी क्या भूमिका होगी, हमारी क्या हिस्सेदारी होगी। दूसरी जो चर्चाएँ चल रही हैं वो ये हैं कि ये इस दौरान, क्योंकि 9 जून को या 9 जून के बाद तो कभी इनको जाना ही था अंदर, तो किसको रिप्लेस किया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर और क्या इनकी पत्नी के नाम पर सब इकट्ठा हो सकते हैं? चर्चाएँ तो तमाम हैं, चर्चा तो ये भी है कि पंजाब में भी ये सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, यानी मुख्यमंत्री बदलना चाहते थे। राघव चड्ढा को वहाँ बना करके भगवंत मान को जो है कहीं सेंटर में लेकर के आने का ख्वाब देख रहे थे, जो जो ख़यालों में सरकार बन रही है, उसमें कोई पोज़ीशन दे करके। और राघव चड्ढा जो राज्यसभा की सीट खाली करते, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी को भेजते। मतलब जितने आइडियाज़ हो सकते हैं, वो सारे तैर रहे थे। और लोग तो कहते हैं कि स्वाति मालीवाल को कहा गया था कि आप रिज़ाइन करिए, राज्यसभा की सीट छोड़ दीजिए। वो चूँकि ज़िद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, तो इसलिए उनके साथ मारपीट की गई। हमारी बात कैसे नहीं मानेगी? ये डायलॉग तो खुद स्वाति मालीवाल ने ही बताए हैं। उनसे जब टोह करके बार-बार पूछा गया, स्मिता प्रकाश के द्वारा, एएनआई की जो संपादक है, तो उन्होंने कहा कि चूँकि दिल्ली पुलिस इसकी जाँच-पड़ताल कर ही रही है पूरे प्रकरण की, तो जो भी पर्दे के पीछे अभी तक चीज़ें छिपी हुई हैं, वो सब मैंने दिल्ली पुलिस को बताई हैं। मैं अभी उनको आउट नहीं करना चाहती कि कौन-सी वजहें थी, जिसकी वजह से उनके साथ ये मारपीट की नौबत उनके रेज़िडेंस पर आई थी। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल अंदर जा रहे हैं, तो लंबे समय के लिए जा रहे हैं और ये पता है उनको। हालाँकि जो वीडियो जारी किया है, उसमें लास्ट में वो कहते हैं कि अ, मैं बहुत जल्दी बाहर आऊँगा, आप यकीन रखें। तो शायद इस यकीन का एकमात्र उनके पास कारण ये है कि अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दिल्ली की सरकार की खजाने की चाबी उनके हाथ में है। उस खजाने से जो इनकी बड़ी भारी भरकम लीगल फ़ौज है, उसको पेमेंट जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है। तो इनको लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ दूसरे लोग ये सब लगातार पैरवी करते रहेंगे, नए-नए पॉइंट ढूँढ कर के लाएँगे। किसी मुद्दे पर हम कोर्ट को शायद कन्विंस कर लें और शायद फिर राहत मिल जाए। मतलब ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज़रा सोचिए कि अगर इनको राहत नहीं मिलती है, तब कितने लंबे समय के लिए अंदर जाएँगे? और जब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी शराब घोटाले की, और जो ईडी ने दावे किए हैं कि हमारे पास तो पुख्ता सबूत हैं, हम साबित कर देंगे कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं, और उसके बाद सज़ा हो गई, तो ये सब सत्ता भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी, और पार्टी को तो पार्टी बना लिया है ईडी ने अब। आम आदमी पार्टी चूँकि बेनिफिशियरी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी भी अब अभियुक्त है। अरविंद केजरीवाल संयोजक के तौर पर भी अभियुक्त हैं, मुख्यमंत्री के नाते भी आरोपी और अभियुक्त हैं। तो इनकी मुश्किलें बेहिसाब बढ़ गई हैं। इनकी पूरी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, तो वो तो दिल्ली में अपने आप ही बता चुके हैं कि ये जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है, जिसमें मम्मी और बेटा दोनों, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, दोनों अभियुक्त हैं,
और ये जो शराब घोटाला है जिसमें इनकी पूरी पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है और खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कह दिया है कि बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जो चर्चाएँ इस बीच चली हैं कि 2 ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर इस बार नरेंद्र मोदी की नई सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करेगी सरकारों को बर्खास्त करके। और ये परफेक्ट केस है, पश्चिम बंगाल का भी और दिल्ली का भी। तो आप उसके बाद अंदाज़ा लगाइए, क्या स्थिति इनकी होने वाली है और कितना बड़ा संकट राजनीतिक भी और जीवन के हिसाब से भी, भविष्य के हिसाब से भी, कितने लंबे समय के लिए ये अंदर जा सकते हैं, रह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। और यदि आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस समय स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी है और वीडियो के नीचे अलग-अलग लिंक भी हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।